Hello students, now we are going to discuss microeconomics first unit first chapter. मैं आपको ये MCQ फॉर्म में ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट जस्ट आपको एक टॉपिक को रिकॉल करवाने के लिए मैं आपको एक जस्ट 5 मिनट्स की क्विक रिविजन दूंगी, ठीक है। तो बाकी इस टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, तो इसका डिटेल लेक्चर एंड क्विक रिविजन की जो लेक्चर है वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में टैग भी किए गए हैं और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास माइक्रो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक और जो मिक्रोस से लिया गया है, वहां पे मिक्रोस सी की जगह के आता है, मिक्रोस से लिया गया है। और इसके जो फादर हैं वो फादर एडम स्मिथ, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। क्लियर। तो यहाँ पे अपनी जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स में यानी कि हम पता है हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। वांट्स अनलिमिटेड है, पर उस वांट्स को पूरा करने के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि आपकी जो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड आप चीज़ों की ज़्यादा करते हो उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी है। तो ये रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आपके पास यही है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा करने के वो आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। और उनके अल्टरनेट यूज है, इन जो वांट्स हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेट यूज है। अल्टरनेट यूज होने के कारण हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि 3 रीजन है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज है यानी कि स्कार्सिटी है, और आपके पास अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमिक है उसमें हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, हमारी यहाँ पे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आएंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, रिसोर्सेज को कैसे अपने, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में किन चीजों की प्रोडक्शन करनी है और कितनी क्वांटिटी में, ठीक है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने किस टेक्निक से करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर ज्यादा यूज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां कैपिटल ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, एंड फॉर होम, और किस सेक्टर के लिए आपने प्रोडक्शन करनी है गुड्स की, ठीक है, यानी कि फंक्शनल रिलेशन आता है। क्लियर। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड है इसलिए हमें उनको मतलब बड़े अल्टरनेट चॉइस करनी पड़ती है कि हम वो कैसे यूज करें। तो यानी कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हो, ठीक है। इसमें शिफ्ट्स वगैरह पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो एक जो माइक्रो और मैक्रो कि आपको क्लियर कट इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, पॉजिटिव साइंस और इकोनॉमिक साइंस, इसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे इस चीज की वेटेज रहती है, एक मतलब क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जाएगा आपको, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, और यहाँ से पीपीसी से भी, ठीक है। पीपीसी आपको क्या है, यानी कि आपको पता है जो पीपीसी है ये आपके पास आ रही है एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है और यहाँ पे गुड वाई है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हमेशा इस शेप में होती है, ठीक है, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीएफ, ठीक है। कनकेव टू द ओरिजिन है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, ठीक है। कनकेव टू द ओरिजिन है, कनकेव टू द ओरिजिन है क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इज कनकेव टू द ओरिजिन है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ध्यान से। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वन एंड सेम थिंग, क्लियर, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको उसकी कनकेव टू द ओरिजिन है। यानी कि क्या है आपके पास ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशन भी है, कुछ अजम्पशन कि हम 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए एज्यूम कर लेते हैं ये। दूसरा हमारी जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज है वो मतलब लिमिटेड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी भी गिवन है और वो कांस्टेंट है टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो है इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है, यानी कि एक की प्रोडक्शन आप ज्यादा करना चाहते हो तो आपको दूसरे की कम करनी पड़ेगी,
ठीक है। और दूसरा जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली सफिशिएंट नहीं है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो एक्सक्लूड की प्रोडक्शन करने के रिसोर्सेज हैं वो इक्वली सफिशिएंट नहीं है, मतलब एफिशिएंट नहीं है। यानी कि ये नहीं कि वही आप रिसोर्सेज अगर वाई की तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो उतनी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई आपकी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। यानी कि अगर, यानी कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है आपको दो गुड्स का, यानी कि यहाँ आप इसको, ठीक है, ये यहाँ पे है, यानी कि इसको x को 0 है, y कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, या ये y 0 है तो x की आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे हो इस पॉइंट पे। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर अगर आप ऊपर है पॉइंट आपके पास ऑन है, तो यानी कि जो प्रॉपर सारे रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर आपके पास पॉइंट कोई इनसाइड है तो यानी कि आप मतलब आगे मूव कर सकते हो इस तरफ। पॉइंट्स इनसाइड है, बिकॉज इनसाइड क्यों है, क्योंकि प्रॉपर सारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो टेक्नोलॉजी है वो यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर पा रहे। आप मूव कर सकते हो इसकी तरफ, यानी कि ये अटेनेबल पॉइंट्स हैं, ये भी सारे अटेनेबल हैं, ये ऑन है, यानी इसके ऊपर है, प्रॉपर पूरी यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, टेक्नोलॉजी। ये जो पॉइंट बाहर होता है इसको आप यानी कि अटेन ही नहीं कर सकते, ये आपके लिमिट से बाहर है, ये फिजिबल है, ये नॉन फिजिबल है, इसको आप पा ही नहीं सकते बिकॉज आपकी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो बाकी ये आपके पास हो गया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, यानी कि ये होती है जो सेक्रीफाई है, जो आपको लॉस हुआ, ठीक है, यानी कि लॉस है डिवाइडेड बाय जो उसको गेन, जो गेन का जो चेंज आएगा उसे जब आपके ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है, ठीक है। तो यानी कि कनकेव टू द ओरिजिन इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर आप इस यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो इतनी इसकी, अगर आप इधर इसके शिफ्ट को आप इधर जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको ये, ठीक है, गेन हो रहा है, आपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया इस तरफ, गेन हो रहा है, बट जो आपको लॉस है वो आपको ज्यादा हो रहा है, लॉस ज्यादा, बिकॉज आपकी एफिशिएंसी इसमें थी प्रोडक्शन में, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपके पास, इसमें आपको पीपीसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट जब आपकी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है या और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो तब आपके इसमें शिफ्ट्स आएंगे, यानी कि फॉरवर्ड, अगर तो अच्छी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाती है, आगे को चली जाएगी पीपीसी। अगर वो बैकवर्ड को टेक्नोलॉजी मतलब कुछ खराब हो रही है या नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो ये आपकी पीपीसी मतलब वापस ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। और जो होती है इसमें आपके पास है क्लियर शिफ्ट्स, एक आती है रोटेशन, और रोटेशन कब आएगी, जब एक के रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट आ रही है, जैसे मान लो वाई गुड की सोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं, इसके नहीं हो रहे, तो ये रोटेशन है इस तरफ, यहाँ से फिक्स है वही पॉइंट पे है, रोटेशन हो रही है अगर एक्स की टेक्नोलॉजी या सोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं। ऐसे ही अगर वाई की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहे हैं तो वो पॉइंट आपका ऐसे हो जाएगा फिर, क्लियर। ये सारे आपको डिटेल लेक्चर में आपको सारी बातें मतलब क्लियर है, ठीक है। फिर आपको माइक्रो का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। माइक्रो में आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, यानी कि हमने एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। और मैक्रो में एग्रीगेट, होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाता है। इसके जो टूल्स हैं, सब स्टडी ऑफ टूल हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई है, इस पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है, ये टूल्स ऑफ स्टडी हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे इसका अनदर नेम प्राइस थ्योरी है, प्राइस थ्योरी, ठीक है। और ये यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि टोटल एग्रीगेट करते हैं, हम कहते हैं कि इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन कैसे होता है, समान होता है, कैसे, एक मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना, बट उतने तो नहीं होते जितने होल इकोनॉमी में है, एक मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, इसमें लेस होता है, इसमें आप होल इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो नेचुरली लार्ज है, ठीक है। और यानी कि एक बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक्स बेटर है, माइक्रो बेस्ट है या मैक्रो बेस्ट है, नहीं, दोनों बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों को हमें स्टडी करना पड़ता है, दो इक्वली इंटरडिपेंडेंस है इनकी, ठीक है। तो फिर आपके पास एक कुछ यानी कि इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस कहा जाता है। सोशल साइंस क्यों कहा जाता है कि सारे इसको मतलब काज एंड इफेक्ट है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, मतलब लॉजिकल स्टडी करता है, तो दैट्स वाई इसको सोशल साइंस भी कहा जाता है। सोशल साइंस के आगे दो ब्रांचेस आगे कुछ कहते हैं, इसको पॉजिटिव साइंस है, उसकी दो ब्रांचेस है, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस। इस पे भी आपको क्लियर कट क्वेश्चन ध्यान से आपने इसको समझना है, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको क्वेश्चन की
यानी कि पॉजिटिव साइंस जब हम पढ़ते हैं कि व्हाट वाज, कि क्या था, व्हाट वाज, जैसे कि प्राइस वाज इंक्रीज, पिछले प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, व्हाट वाज एंड व्हाट इज एट प्रेजेंट, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और व्हाट वुड बी, और क्या होगा, हम अपना डिस्कशन दे सकते हैं कि आज मतलब फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, अपने प्रेजेंट के बेस पे। तो नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट आउट टू बी, आउट टू बी यानी कि क्या होना चाहिए, शुड बी मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। और वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव साइंस में आपके पास वैल्यू जजमेंट की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की प्लेस है। बेस्ड ऑन फैक्ट, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, यानी कि फैक्ट के बेस पे है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, हम इसको वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते। ये सुजेस्टिव नेचर नहीं है, आपको सुजेशन नहीं दे सकते, ठीक है, फैक्ट्स के बेस पे है। ये सुजेस्टिव है, आप अपने सुजेशन दे सकते हो कि ऐसा 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 होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह एमसीक्यूज में, कि वही प्राइसेस राइज हो रहे हैं, व्हाट आर द काजेज है। अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइज इन प्राइसेस, तो वो हमारी नॉर्मेटिव साइंस आ गई, ठीक है। इसको हम इन एमसीक्यू फॉर्म में भी डिटेल में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके मैं हर टॉपिक के आपके साथ 20-25 क्वेश्चन मिनिमम जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जो आपके पास एमसीक्यू के जितनी भी आपने प्रैक्टिस करनी है या बेसिक जो आपके पास है, वो एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। आप ठीक है नो डाउट संदीप टीआर जैन ऑथर्स पढ़ते हो, बट जो बेस आपका मतलब इससे कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन इसमें आपके एमसीक्यू फॉर्म में कवर करूंगी, क्लियर। तो ये आपके पास सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू है। तो आज आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और जब हम ये डिस्कस करेंगे साथ के साथ आपके जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन रख रही हूँ कि आपको डर ना लगे, थोड़े से आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने, किस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि स्कार्सिटी इंप्लाइज अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो स्कार्सिटी है वो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थोड़ी होती है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड क्या है, हमारे पास वांट्स है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज क्रिएट द नीड फॉर एलोकेशन, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हमें अल्टरनेट यूज करना पड़ता है, ठीक है। किसमें यूज करना है हमें पता है, हमने पीछे भी मैंने अभी डिस्कस किया है, ये राइट है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज तो है ही नहीं, वो तो लिमिटेड है, ठीक है। स्कार्सिटी लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कह रहा है जो स्कार्सिटी है हमारी जो मतलब वो लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये आपका सही है, ठीक है ना। हमें चॉइस करनी पड़ती है, फिर कुछ को हमें लॉस, कुछ को छोड़ना, सेक्रीफाई करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, ठीक है। यानी कि आपके पास फिर ऑप्शन आपके पास जो डी है, आपके पास बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, जो मैंने आपको बताया पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट है, ये तो कहते हैं ड्यू टू, किस चीज के लिए, किस चीज के कारण है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज तो है ही नहीं हमारे पास, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, कोई लिंक नहीं इसके साथ, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कह रहे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी, ये पीपीसी का ऐसे है, ये बिकॉज ऑफ जो हम कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट होती तो ऐसे होती है, यानी कि इक्वली एफिशिएंट है द रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पे की ऑप्शन आई ए इज द राइट आंसर, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर यूनिट, अब फॉर यूनिट ऑफ ए गुड ए के प्रोड्यूस करने के लिए इज 2 यूनिट ऑफ गुड बी, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ें आप थोड़ा सा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट ऑफ गुड ए, 4 ए गुड की 4 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट ऑफ गुड बी, यानी कि बी के 2 यूनिट, दिस इम्प्लाई कह रहा है क्या बता रही है, हमें पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको कैसे निकालना है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है, जो आपने सेक्रीफाई किया, जो लॉस हुआ उसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय गेन, जो आपने गेन किया है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि कौन सी आपके पास कॉम्बिनेशन क्लियर है, ये ऑप्शन दे रहा है
4A एंड 2B कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो कह रहे हैं टुगेदर इकट्ठे 4A और 2B को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कह रहे क्या ये सही है? ये तो गलत है, इकट्ठे तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, करेंगे बिकॉज सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है टू प्रोड्यूस 4A, हमें 4A को प्रोड्यूस, A के 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए B मस्ट बी रिड्यूस बाय 2 यूनिट, B के 2 यूनिट्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन सही है, B इज द राइट आंसर, कि अगर आपने A गुड की 4 यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो 2 यूनिट B के को सेक्रीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके ऑप्शन थर्ड फोर्थ ऑप्शन में ऐसे ही उसने इररेलेवेंट मैचिंग दे दी थी, तो मैंने उसके लिए मेंशन नहीं किया। क्लियर। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ जो लैंड है कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग। कह रहे हैं यहाँ तो इसके लिए यूज कर लो, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, इसके लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कैन बी यूज, कह रहे हैं ये किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? स्कार्सिटी बता रहा है, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बता रहा है, फ्री अवेलेबिलिटी है, या अबंडेंस है कि ज्यादा मात्रा में है। ये हमें कि हमने लैंड को एग्रीकल्चर में यूज करना है, इंडस्ट्रीज में यूज करना है, हाउसिंग में यूज करना है, ये आपको अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज बता रहा है। बी इज द राइट आंसर। अपने एमसीक्यू को फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपको ऑप्शन को टिक करना है उस पर। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर कि अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है होता क्या है, इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। यानी कि मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, एक मैं हूँ तो एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगी ना, एट अ टाइम मैं 2 जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकती, एक चीज को मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो मैं बेस्ट अल्टरनेटिव का छोड़ रही हूँ, मान लो मेरे को 2 जॉब की ऑफर्स थी कि मान एक पे 50,000 थे, एक पे 45,000 थे, तो मैं जो नहीं कर रही, मेरे को 70 वाली मिल रही थी, मैंने उसको कर लिया। ठीक है, यानी कि एक अगर 50 वाली थी, एक 45 थी, तो मेरा बेस्ट अल्टरनेट मैंने जो सेक्रीफाई किया है वो कौन सा था, 50,000 वाला। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाई ऑफ द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट जो फोरगोन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाई ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, फिर कह रहा है OC रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी को इसका कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, OC मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्लाइज ग्रेटर सेक्रीफाई। कह रहे हैं जितनी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हायर है, तो आपके पास ग्रेटर सेक्रीफाई, यानी कि आप सेक्रीफाई ज्यादा कर रहे हो। सही बात है, ठीक है ना, सही है, ये भी सही है आपके पास। फिर कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट मैंने बताया आपको, हमारे रिसोर्सेज ही इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती। कंकेव टू द ओरिजिन और इंक्रीज हो रही है अपॉर्चुनिटी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी A एंड C इज द राइट आंसर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट फोरगोन है, और दूसरा आपके पास आ रही है हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्लाइज ग्रेटर सैक्रिफाइस। क्लियर, फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर आपको। अब आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहा है। 6 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डैश इज ए मार्केट, ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपको CET 2025 में पूछा गया है, यानी कि लास्ट ईयर ही। ठीक है, यानी कह रहा है डैश इज ए मार्केट, कह रहे हैं एक जो मार्केट है वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज द एंडोमेंट विद ईच अदर, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट होता है जैसे कि जो इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किन चीज़ों की, व्हाट टू कंज्यूम, किन चीज़ों की कंजम्पशन करनी है, तो वी ऑल आर इकोनॉमिक एजेंट। हम कंज्यूमर हैं तभी इकोनॉमिक एजेंट है, हमें चॉइस मतलब क्या कंज्यूम करना है हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना, ये जो प्रोड्यूसर है उसको ये डिसीजन लेना करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या कंजम्पशन करना है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट आर इकोनॉमिक एजेंट। वी ऑल आर इकोनॉमिक एजेंट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हम करते ही है ना, चाहे प्रोडक्शन नहीं करते कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो वेयर इकोनॉमिक कह रहे हैं डैश इज ए मार्केट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट, अपने जो रिसोर्सेज हैं एक दूसरे के साथ फ्रीली विद ईच अदर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज है फ्रीली करते हैं, वो कौन सी मार्केट है। देखो एक कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें सारे डिसीजन जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, मैक्सिमम उनका प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है,
दैट इज मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सोशल बेनिफिट करना। एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि दोनों मिलके काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, बताया मैंने इसलिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी इकोनॉमी के बारे में किसी भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, डैश इज ए मार्केट वेयर इकोनॉमिक एजेंट फ्रीली एक्सचेंज, जो फ्रीली बिना किसी रोक टोक के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन है सारे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे ही हैं, क्योंकि इसकी वेटेज रहेगी। आप मान के चलो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बट मैं डिफरेंट पैटर्न में दे रही हूँ आपको। ठीक है, आपको एक तो कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो पैटर्न है ना क्वेश्चन को देने का पैटर्न, वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि वो क्वेश्चन बच्चे वहाँ से मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आपको नहीं ऐसे पैटर्न का पता तो। ठीक है, 7th क्वेश्चन आ रहा है, आपने कहता है करेक्ट क्लासिफिकेशन बतानी है। ठीक है, पहला कह रहा है अपने क्लासिफिकेशन उसने मैच दे रखा है कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नॉर्मेटिव है। पहला कह रहा है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज सब्सिडीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज को इंक्रीज करना चाहिए टू रिड्यूस पॉवर्टी। अपने वो सुजेशन ही दे रहा है ना, इसमें ये आपके पास ये नॉर्मेटिव है, ये नॉर्मेटिव है। फिर कह रहा है एन इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूस डिमांड फॉर ए गुड, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, रियलिटी है, पॉजिटिव है। इनकम इनइक्वालिटी इज अनडिजायरेबल फॉर सोसाइटी, जो इनकम की इनइक्वालिटी है ये कोई भी समाज मतलब ये नहीं चाहता। ठीक है, आपके पास वाकई मतलब अनडिजायरेबल है सोसाइटी। इनकम इनइक्वालिटी इज अनडिजायरेबल फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल है। ठीक है, पर होती है नेचुरली। आपके पास वैल्यू जजमेंट का इसमें आ रहा है, ये आपके पास नॉर्मेटिव आ रही है। क्लियर? फिर हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट है रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट कम होएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव है, रियलिटी के बारे में बता रहा है। तो अब उसने कॉम्बिनेशन दे रखे, दे दिए अलग अलग, कह रहा है कि पॉजिटिव कौन कौन से हैं, नॉर्मेटिव कौन कौन से हैं, ऐसे उसने कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। अब आपने देखना है कि क्या है, यानी कि आपके पास जो आपके पास सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड वाला और ये फोर्थ, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं, और थर्ड और ये फोर्थ नॉर्मेटिव है। कई बार आप जब करोगे क्वेश्चन, जब देखोगे आपके 2 पॉजिटिव आपको पता लग गए, तो नेचुरली जो 2 हैं वो नॉर्मेटिव है, इसलिए अब ऐसे अब तो जैक भी थोड़ा सा लग जाता है। क्लियर? यानी कि स्टेटमेंट जो ऑप्शन सेकंड दे रखे दैट इज उसने ट्रू है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वही अपने स्टेटमेंट्स उसने दे रखी है कि क्या है। कह रहे ए कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नेचुरली सही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एथिकल जजमेंट। क्या जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है बेस्ड ऑन जजमेंट पे है, राइट है ये भी। फिर थर्ड ऑप्शन दे रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। वो कह रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन है, उसी के बेस पे आप फ्यूचर में सब करते हो ना, फिर यानी कि उसको टेस्टेड किया जा सकता है। इस पर लिखा है कैन नॉट बी टेस्टेड, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इसको आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट कर सकते हो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यानी कि आपके पास ऑप्शन देखोगे जो आपके पास ए बी डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं। जो डी आपके पास आ रही है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट व्हाट आउट टू बी, ये क्या होना चाहिए, राइट है। यानी कि आपके पास ऑप्शन ए बी एंड डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे में थोड़े से वे डिफरेंट है देने का। ठीक है, फिर आपके पास 9th क्वेश्चन आ रहा है, कहता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कह रहे हैं वो बताइए आप। ये नॉर्मेटिव है, काजेज है, आप बता सकते हो काजेज, यानी कि नॉर्मेटिव नहीं है, ये आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, व्हाट आर द काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के काजेज क्या हैं, आप इसको पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, ओके। तो फिर आपके पास आ रहा है कि इज इनइक्वालिटी डिजायरेबल, क्या इनइक्वालिटी जो है वो डिजायरेबल है, ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास ये वही नॉर्मेटिव ही जा रहा है, ये ऑप्शन आपके पास राइट है। ठीक है, ये आपके पास कह रहे हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि पॉजिटिव है, आप बता सकते हो कि इन्फ्लेशन के क्या कारण है। फिर आपके पास आ रहा है व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, कि व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, कह रहा है कि क्या पॉजिटिव है,
हाँ बता सकते हो आप कौन कौन से काजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के होती हैं, ये पॉजिटिव भी है। फिर कह रहा है हाउ शुड गवर्नमेंट रिड्यूस पॉवर्टी, कि गवर्नमेंट को पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करनी चाहिए, क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो रही है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। यानी कि आपका जो ऑप्शन निकली फर्स्ट एंड सॉरी ये सेकंड एंड ये जो थर्ड है ये आपकी राइट है, यानी कि इज इन इनइक्वालिटी डिजायरेबल, ये आपके पास नॉर्मेटिव है। एंड व्हाई शुड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ये पॉजिटिव है। बाकी जो उन्होंने ऑप्शन दे रखी थी वो गलत है, इसलिए आपके पास सेकंड एंड थर्ड वाली ऑप्शन आपके पास आ गई सही, राइट, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे आपको। फिर आपके पास आ रहा है कि जैसे कि 10th क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टेटमेंट दे दी कि गेटिंग इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस गेटिंग फॉर रेन डैमेज्ड कार, कि कार जो रेन से डैमेज हुई है इज एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। कह रहा है क्या बताओ ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है, नॉर्मेटिव बता रहा है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही है। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन ऐसे दे सकता है। तो यानी कि वाकई ही कार रेन डैमेज के लिए जो कार की इंश्योरेंस है वाकई बड़ा डिफिकल्ट काम है, रियलिटी को बता रहा है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड बाय, बता रहा है कोई रेट दे दिया जैसे उसने 1% से इंक्रीज कर रहा है, तो कह रहा है क्या ये पॉजिटिव, जो वेरीफाई कर सकते हो इसको आप विद फैक्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, कुछ भी नहीं है, दोनों ही है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको आप वेरीफाई विद फैक्ट कर सकते हो, जो डेटा दिया क्या वो सही है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपने बताना है। कह रहा है व्हाट आर द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पार्ट काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉजिटिव आप बता सकते हो क्यों है। वाई प्राइजेज आर राइजिंग, प्राइजेस क्यों राइज हो रहे हैं, आप इसमें काज बता सकते हो। ठीक है, वाज डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइज, कह रहा है क्या जो डीमोनेटाइजेशन थी वो जस्टिफाइड थी, इसके अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यू रहेंगे। ठीक है ना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसमें यानी कि वैल्यू जजमेंट को वो दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन द अबव, उसके क्या सारे, यानी कि तो बताया गया कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पास आपके पास आएगा फिर सी ऑप्शन, वाज डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड, वैल्यू जजमेंट पे उसी के बेस पे है ये। क्लियर। अब आपका 13 क्वेश्चन है वेदर टू, कह रहा है बता रहा है कि अगर यूज मोर रिसोर्सेज, हमने मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन में यूज करने हैं, हेल्थ में, या रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज, रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है, हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। तो वो कह रहा है बताओ ये कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब हाउ टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस है, या ऑल है। यानी कि वो कह रहा है कि हमने जो रिसोर्सेज को एजुकेशन पे यूज करना है या मिलिट्री सर्विसेज में, यानी कि वो कह रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या चीज की प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको ऐसे CUET 25 में पूछा गया है। फिर वो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये मैं क्वेश्चन एक बताती हूँ आपको, जैसे आपको पता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर गुड्स के सेट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है ना बता रहा है, तो उसने ऐसे क्वेश्चन एक दे दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कॉम्बिनेशन है, तो वो कह रहा है क्या वो PPC है, ऐसे कुछ नाम दे देता है डिफरेंट मान लो। मेरा क्वेश्चन कहने का आपको मतलब ये है कि वहां पे एक टर्म फिर यूज उसने की है एक ऑप्शन में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ये सेट को ही तो बताता है कि कौन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कॉम्बिनेशन को बता रहा है ना, दैट इज, यानी कि बाकी ऑप्शन में सेट वर्ड नहीं यूज किया, यानी कि आपकी ये वाली ऑप्शन सही होगी। क्लियर। फिर आ रहा है आपको व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में। ठीक है, डज नॉट डील विद, क्वेश्चन में पूछा गया डज नॉट डील विद, बच्चे क्या करते हैं कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी पढ़नी है तो देखा कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है तो उस पर टिक कर देते हैं। पर ये ध्यान से क्वेश्चन में पूछा गया है डज नॉट डील विद, किसके साथ डील नहीं करती, जो पहली ऑप्शन उसने दे दी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन तो बताती है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है और कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि ये इसके साथ मैच नहीं करती टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका स्टेटमेंट, ये आंसर सही होएगा, बाकी सारी इसके साथ मतलब डील कर रही हैं, ये डज नॉट डील, ये ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ लेते हैं।
क्लियर। फिर आपके पास ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने। कह रहे ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन है इकोनॉमी में, यानी कि कुछ चीज़ों की डिमांड नहीं हो रही, मंदी की तरफ चल रहा है। कह रहे हैं जो मशीन्स है वो बेकार पड़ी हैं, ठीक है, एंड लेबर इज अंडर यूटिलाइज, और लेबर पूरी यूज नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इससे पीपीटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कह रहे हैं क्या इनवर्ट शिफ्ट टू पीपीसी, क्या कह रहा है वो पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट कर जाएगी, नहीं इनवर्ट शिफ्ट पीपी कर जाएगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कह रहे ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन चल रहा है इसलिए हम अपने सारे जो है ये लेबर और मशीन को यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ हम किसी इनसाइड पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे इसकी ऑप्शन आएगी मूवमेंट फ्रॉम पीपीएफ टू इनसाइड पॉइंट, क्लियर। यानी कि रिसेशन है, ठीक है, आप यूज नहीं कर पा रहे पूरे रिसोर्सेज को, ठीक है, इसलिए यानी कि आप किसी के अंदर पॉइंट पे हो, यानी कि उसका ऑप्शन आएगी मूवमेंट फ्रॉम, मूवमेंट हो रही है फ्रॉम पीपी टू इनसाइड, आप अंदर को जा रहे हो, ठीक है, यानी कि प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वार है, वार थी सारी डिस्ट्रॉयड होगी, लेबर भी उनका भी डिक्लाइन हो गया, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉयड होगी, तो फिर क्या होगा, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस केस में आपकी पीपीसी शिफ्ट करती है। अगर वार है तो सब कुछ खत्म ही हो गया, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज ही खत्म हो रहे हैं, कम हो गए ना, तो तब उस केस में आपके पास ये आंसर तब बनेगा इनवर्ट शिफ्ट ऑफ पीपीसी, वो पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट कर जाएगी, एक नवी पीपीसी बनेगी, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को अपने ध्यान से रखना है। फिर जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन में पूछा रहा था कि सीधा क्लियर कट को होम टू फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, ये क्या आ रहा है, क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इन सोसाइटी, ठीक है। फिर आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कह रहा है इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड, यानी कि इनसाइड मूव, उसके पॉइंट इनसाइड पॉइंट था तो पीपीएफ के मूव कर रही है, एंड इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड, इनसाइड से मूव करके द पीपीएफ टू ए पॉइंट ऑन द पीपीएफ, पीपीएफ के ऊपर जा रही है, ऐसे बन रहा है पॉइंट विदाउट इंक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। बताओ ये क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि शिफ्ट बता रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ आपके पास, यानी कि वो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है आपकी, पहले आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, शिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, तभी आप उसके ऊपर आ रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहा है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी बेरोजगारी है, तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट करेगा, कुछ शिफ्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जब देखो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि पीपीसी पे कोई शिफ्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आप इनसाइड वर्क कर रहे हो, इनसाइड आपके रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही उसकी, ठीक है। फिर क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट चलाती है, एजुकेशन फॉर ऑल है, या टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है तो क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है पीपीसी पे, तब इन दैट केस आपके यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी पीपीसी पे मतलब आउटवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, आपकी नई पीपीसी बनेगी। ये अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए मान लो, तो फिर आपकी ऐसे इनवर्ड बन जाती है, लेफ्टवर्ड, ठीक है। अगर बेटर टेक्नोलॉजी सोर्सेज दोनों के हो रहे हैं तो आपके पास शिफ्ट आएगा, अगर एक की हो रही है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना, अगर एक्स की इंप्रूवमेंट हो रही है, ये वहीं पे नो चेंज है, तो आपकी इसकी रोटेशन इधर आएगी, फिर एक्स की मतलब इधर ये रोटेशन है, ठीक है, क्लियर। फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि उसकी आपके रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं, तो पीपीसी शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड पॉजिटिव इंपैक्ट से फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि मैं पूछा था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में लोगों को रोजगार दिया जाता है 100 डेज के लिए, ठीक है। अब कह रहे हैं मान लो उसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए जाएं, तो क्या इसका पीपीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, पीपीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहले हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे रिसोर्सेज की, उसी पे रहेगी, ठीक है, शिफ्ट नहीं आएगा यानी कि पीपीसी में। फिर आ रहा है क्वेश्चन जैसे कि स्कार्सिटी एंड चॉइस, कह रहे स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, स्टेटमेंट इज राइट, या गो टुगेदर को हैंड टू हैंड भी कह देते हैं कि भाई गो टुगेदर एंड हैंड टू हैंड वन एंड द सेम थिंग। फिर लास्ट कह रहा है कि स्कार्सिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, क्या जो स्कार्सिटी है कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है, चाहे अमेरिका जितना बड़ी कोई एडवांस कंट्री है, हर कंट्री में स्कार्सिटी पाई जाती है, यानी कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, उसको फुलफिल करने के रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्लियर। एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द बेस्ट।